गिव्स 100 कैलोरी हीट, क्या गिवन है? हीट गिवन है, यानी कि Q गिवन है कितनी? 100 कैलोरी। क्लियर? क्या गिवन है आगे और देखते हैं। वर्क दिया हुआ है आपको 300 जूल, और आपसे क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप बोले फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें ये चीजें दिख जाए आपको। अब आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू W प्लस Q होता है, अभी भी करा दे इसके जस्ट पहले। तो अब दिक्कत ये है कि ये कैलोरी में है, ये जूल में है, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। या तो कैलोरी को जूल में बदल लो या जूल को कैलोरी में बदल दो। तो इसको मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल देता हूं, बस इतना सा है। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है इसमें? देखो उसमें जा करके साइन कन्वेंशन में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। तो इसको लिखोगे आप -300। तो बेसिकली ये हो जाएगा -300 और ये आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, हीट गिवन हीट, तो हीट अगर सिस्टम को दोगे तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। पता नहीं कहां दिमाग है। यही था ना केमिस्ट्री में, हीट गिवन और वर्क डन ऑन द सिस्टम विद पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, आगे लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे 2 नंबर में। सपोज कीजिए ये कोई सिलेंडर है और ये आपके पास एक पिस्टन है, यहां कोई गैस भरी है जिसका वॉल्यूम है V1। आपने इस पिस्टन को इधर की तरफ यहां तक शिफ्ट कर दिया, पुश कर दिया, तो इसका वॉल्यूम हो गया V2। आपने इधर से पुश करा है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है और इसको A से खिसका करके B तक ले गए हो। बनाइए डायग्राम। और आपने कितना खिसकाया है इसको? L खिसकाया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बनाइए इसको। अब मैं इसको इधर से इधर ले जाऊंगा तो कितना वर्क डन होगा? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स इनटू, ठीक है, इनटू L। हाँ ठीक है, L भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो F एक्सटर्नल अपॉन एरिया हो जाएगा P एक्सटर्नल और A इंटू L हो जाएगा ये वॉल्यूम। प्रेशर, ये पूरा है V1, इतना है V2, तो ये कितना है? डेल्टा V। तो ये हो गया मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। अब दिक्कत ये है कि डेल्टा V है, डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। वैल्यू ऑफ डेल्टा V विल बी नेगेटिव। सोचो ये छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो नेगेटिव तो आना ही है। बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। बट वर्क डन ऑन द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। हेंस वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो डेल्टा V निकालोगे वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिख लीजिए, बताऊंगा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का क्या फर्क है।
तो ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी लिखा चुका हूं और ये उसका डेरिवेशन है। आप डेरिवेशन जब भी आएगा तो ऐसा मत लिख देना, पहले लिखना वी विल कंसीडर ए सिलेंडर एज गिवन बाय एज शोन इन द फिगर। नाउ इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स एंड कंप्रेस इट अप टू द पॉइंट फ्रॉम ए टू बी या अप टू द लेंथ एल एज शोन इन द फिगर, और फिर ये लिखना पड़ता है, तो कंसीडरेशन लिखनी होती है। हाँ पूरा, और ये तो लिखा हुआ दूंगा ना मैं नोट्स में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है। चलिए साहब, तो ये था हमारे पास वर्क। हेडिंग डालिए प्रोसेस। क्या चीज होती है प्रोसेस? देखिए प्रोसेस में, प्रोसेस इज समथिंग ड्यू टू विच you can change state of a system. Process is something due to which you can change state of a system. Suppose कीजिए कोई सिस्टम है आपका, आपको इसकी स्टेट चेंज करनी है। अब स्टेट चेंज करनी है और आपको पता है स्टेट का मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होगा। मैंने माना इसका स्टेट वेरिएबल है P1, V1 और T1, ये एक स्टेट में है A। आप चाहते हो ये बी स्टेट में चला जाए, या इसका प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, टेम्परेचर, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप ये काम करोगे उस तरीके को हम बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस आपका कई तरह का हो सकता है। आप प्रेशर को कांस्टेंट करके भी कर सकते हो। आप इसको बी स्टेट में ले गए तो इसके स्टेट वेरिएबल P2, V2, T2 हो गए। अब ये काम आप प्रेशर कांस्टेंट करके भी कर सकते हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर सिर्फ चेंज कर देना, प्रेशर वही रखेगा, तो इसको हम बोलेंगे आइसो, कोई नहीं पढ़ के बैठा है, बैरिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप इसमें से वॉल्यूम कांस्टेंट करके बी तक ले जाना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करके जाना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। और अगर आप हीट का कोई एक्सचेंज नहीं करना चाहते, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों बदलना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दिस इज प्रोसेस। आप किसी भी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, लिखिए इसको। इस सब आपको पता है, फिर से रिवाइज करा दूं। आइसोकोरिक में वर्क डन क्या आता है? 0। आइसोथर्मल में कितना आता है वर्क डन? -2.303 nRT log V1 अपॉन V2 या P2 अपॉन P1। आइसोबैरिक में भी आता है वर्क डन -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सब मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आइए, ये बार बार रिवाइज इसलिए कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये चीजें पढ़ी हमने। बट बिल्कुल भी घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर हो गया कल्याण तुम्हारा, अगले साल पढ़ लेना फिर, और तो क्या है इसमें, क्या है 11th है, जो भी थोड़ा एक साल में कंप्लीट करो, 3-4 साल लगा रहो जिंदगी में, और लक्ष्य क्या है? 11th तो पास हो पहले। चलिए, तो ये प्रोसेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो वो समझते हैं हम क्या चीज है प्रोसेस। एक होगा इरिवर्सिबल और एक होगा रिवर्सिबल। लिख लीजिए क्या फर्क है दोनों में। नाम सजेस्ट कर रहा है, एक स्टेट से गए दूसरे स्टेट में और दूसरे स्टेट से वापस आ गए, तो वो इरिवर्सिबल, सॉरी वो क्या है? रिवर्सिबल है। और अगर नहीं आ पाए तो वो इरिवर्सिबल। चलिए समझिए, सपोज कीजिए आपका पिस्टन यहां पर है और इस वक्त प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। आप इसको यहां तक लाना चाहते हैं, आप इसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं, P1 से P2, V1 से V2, टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं। आपने क्या करा? इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के लिए या तो आपने दबा दिया, यहां पे कोई वेट रख दिया। मैंने यहां पर एकदम से वेट रख दिया 10 किलो का। 10 किलो का वेट रखते ही ये नीचे आ गया और यहां पर आकर के ये रुक गया, क्योंकि गैस कंप्रेस हो जाएगी तो गैस अपना प्रेशर लगाएगी कहीं ना कहीं और ये रुक जाएगा। तो आपने इसकी स्टेट चेंज कर दी, 10 किलो का कोई भी वजन
रख करके। अब ये कैसा प्रोसेस है, ये आपका क्विक था, एकदम से आया, प्लस दूसरा इस केस में हीट को जगह नहीं मिली, टाइम ही नहीं मिला कि हीट कहीं से लीक हो जाए। तो पहले आप ये बनाइए, फिर इसके बारे में लिखते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके कैसे होते हैं, क्विक प्रोसेस होते हैं। लिखिए इसको। आइए, क्विक प्रोसेस है पहला, अगर जब मैंने पिस्टन को यहां पे रखा था और पिस्टन यहीं पर है, यानी कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या था, बराबर था। और जब आपने 10 किलो रखा है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और फिर ये यहां आया, तो हम ये कहेंगे सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल फेज एंड फाइनल स्टेट। इसके अलावा तो था ही नहीं, यहां पे जब नहीं रखा था तब यहां पर आके रुक गया, तब इक्विलिब्रियम में। फिर जैसे 10 किलो रखा तो फिर इसका बाहर का प्रेशर ज्यादा था, एक्सटर्नल प्रेशर विल बी मोर देन इंटरनल प्रेशर, जो गैस का प्रेशर है अंदर की तरफ से जो लग रहा है, इससे बाहर एक्सटर्नल होगा तभी ये काम होगा। तो ये कुछ इसकी खासियत होती है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल के ज्यादा हो और ये फास्ट प्रोसेस होता है। लिखिए इसको। और इस केस में वर्क डन दिया जाता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि आपने 10 किलो जब फोर्स रखा है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर डेवलप हुआ है और उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में सब कुछ हुआ है, तो कांस्टेंट ही आना है। पांचवा, इट कंप्लीट्स इंडेफिनेट स्टेप। इसका मतलब मैं अभी समझा दूंगा, ये पर्टिकुलर एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है ये प्रोसेस, कुछ स्टेप्स होती हैं इसकी। अब मैंने कहा यार नहीं यार ऐसे नहीं करूंगा मैंने क्या करा, फिर से ये सिस्टम लिया, ध्यान से समझना इसको अब। और ये आपके पास एक स्टेट में है P1 V1 T1, मुझे इसको दूसरी स्टेट में लाना है P2 V2 T2। मेरे पास एक तरीका तो ये था कि एकदम से ले आया, खटाक खत्म हो गया। बट इस केस में क्या होगा कि कभी भी आपके पास सिस्टम वापस इरिवर्सिबल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है और हर एक स्टेट में, जैसे सपोज करो आपने 3 स्टेप में कराया, तो A से B, B से C, C से D, हर एक स्टेट में टेम्परेचर चेंज करता रहता है। इसमें मैंने तरीका क्या करा कि मैंने ऊपर से एक रेत का बोरा लिया और उससे एक एक रेत का पार्टिकल डाला। कब तक डाला, जब तक वो 10 किलो नहीं हो गया, क्योंकि 10 किलो से ही आएगा नीचे की तरफ। तो मैंने क्या करा, इस पर एक रेत का पार्टिकल डाला। क्या बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो गया होगा? क्यों नहीं हुआ होगा भाई? आप कह रहे हो कि इस वक्त बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर है। अगर मैं बाहर एक छोटा सा भी वेट बढ़ा दूंगा तो बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा। लेकिन क्या बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से बहुत ज्यादा है या बहुत कम ज्यादा है? ये जो मैंने इतनी इतरा करके जो बोला है, इसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। ठीक है, ये यूं कहो कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इन्फिनिसिमली ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। अगर अंदर 10 है तो बाहर है 10.00000001, तो इन्फिनिसिमली बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में यही वर्ड है। ठीक है, तो ये है। दूसरी बात, ये 0.001% नीचे आया होगा, फिर मैंने इसमें एक पार्टिकल और डाल दिया, फिर और आ गया होगा, फिर और डाला और डाला और डाला, ऐसे करके कब तक डालता रहा, जब तक ये यहां पे नहीं आ गया। जब यहां पे आ गया तो 10 किलो जमा हो गया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कितने स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा? इनफाइनाइट स्टेप। जबकि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेट में कंप्लीट हुआ था, इसमें कितने स्टेप लगेंगे? इनफाइनाइट। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है या इन्फिनिसिमली ग्रेटर है? इन्फिनिसिमली ग्रेटर है। सिस्टम सिर्फ यहां पर और यहां पर इक्विलिब्रियम में था,
लेकिन यहां पर जैसे एक रेत का पार्टिकल डालूंगा वो आकर के रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर एक और डालूंगा तो और नीचे आएगा, फिर और नीचे, यानी कि हर एक स्टेप में, इनफाइनाइट स्टेप में, हर एक स्टेप में सिस्टम कैसा था मेरा, इक्विलिब्रियम में। फास्ट था या स्लो था, स्लो था। इस स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बनाइए इसको और फिर बात करते हैं। लिखिए पहला, स्लो प्रोसेस, लिखिए सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इन एवरी स्टेप। और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ड्राइविंग फोर्स, लिखिए ड्राइविंग फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज, अब ये स्पेलिंग लिख लीजिए, इनफिनिसिमली, क्या था वो साला, इन्फिनिसिमली, ये देखिए ये स्पेलिंग लिखनी है, इन्फिनिटेसिमली, और बोलते हैं इसको इन्फिनिसिमली ग्रेटर, बहुत कम, इन्फिनिसिमली का मतलब बहुत कम, देन द इनिशियल, देन द इंटरनल प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से बहुत कम ज्यादा है। एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला, अब हर एक स्टेप में प्रेशर कांस्टेंट है या बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी, जो V1 से V2 जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे वेरिएबल आएगा। या तो आपने 10 किलो डाल दिया ना, तो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट फोर्स ही लगा रहे हो आप एक्सटर्नल। तो जब कांस्टेंट होता है तो आपके पास सिंपल कर देते हैं, और जब वेरी करता है तो आप वेरिएबल यूज करते हो। प्रोसेस इज डन इन, प्रोसेस इज डन क्वासी स्टैटिकली, क्वासी स्टैटिकली, क्वासी स्टैटिकली, स्पेलिंग तो गलत ना है, क्वासी स्टैटिकली का मतलब इन इनफाइनाइट स्टेप्स, जबकि ये डेफिनेट स्टेप में होता है वो क्वासी स्टैटिकली कराया जाता है। लास्ट, आइडियली दिस प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, आइडियली आप ये प्रोसेस करा ही नहीं पाएंगे। तो प्योर रिवर्सिबल प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा शर्तें लगती हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक है तो बोल दीजिए मुझे। श्रेया, सुमित, हर्षदीप, कोई दिक्कत इसमें? ओके, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें पहला इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, ये हमें पता है। देखिए अगर इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डन, ओके। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम वर्क डन निकालते थे इंटीग्रेशन से, ऐसे ही V1 से V2। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको पता है कि P एक्सटर्नल जो होगा गैस का प्रेशर प्लस इससे थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा। याद कीजिए हमने यहां पर एक रेत का पार्टिकल ही तो डाला है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से बहुत कम ही तो बड़ा है। प्रोसेस इज रिवर्सिबल, hence external pressure will be, क्या था वो, infinitesimally greater,
यानी कि P एक्सटर्नल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू गैस का प्रेशर। तो यहां लिख दीजिए आप dW 1 से 2 और P गैस dV, गैस का प्रेशर। अभी तक एक्सटर्नल था, अब हमने गैस का प्रेशर ले लिया है। अब ये गैस की प्रेशर की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। गैस है इसलिए मैंने गैस लिख दिया है। तो गैस का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो nRT अपॉन V है, जो ऊपर वाले में रख देते हैं। तो dW nRT V dV V1 से V2 नेगेटिव। इस पूरे प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल गैस के कहीं गए नहीं है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने बदला नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं आपको जगह दे देता हूं, यहां पे लिख दिया ना ये ln log, जाके देखो मैथमेटिकल टूल्स में लिखाया हुआ है, क्या फायदा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इधर dw का इंटीग्रेशन w माइनस एन आर टी 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसको मैं लिख सकता हूं log e, x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो मैं लिख सकता हूं माइनस एन आर टी लॉग V2 बाय V1। देखिए जितनी भी कैलकुलेशन करी जाती हैं वो 10 की बेस पे करी जाती हैं। अभी आप लिख लीजिए, तो इसको 10 की बेस में बदलने के लिए -2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास एन आर टी लॉग V2 बाई V1। लिख लीजिए, थोड़ा लॉग का प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, पर पहले आप इसको लिख लीजिए। तो क्या करूं, एनआरटी तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दिया। वी डीवी के साथ बदलेगा, एनआरटी थोड़ा बदलेगा। ये फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट लिखवा चुका हूं, बट मैं अब आपको थोड़ा सा लोग पढ़ा देता हूं कि लोग क्या चीज होती है ना। बेसिकली पूरा लोग टेबल देखना मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखा पाऊंगा। देख लीजिए, हेडिंग डालिए बेसिक्स ऑफ लॉग। अगर आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन है a की पावर b इज इक्वल टू सी, तो इसको आप लॉग में ऐसे लिखते हैं log ऑफ c एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू b। बहुत ध्यान से देखिए, a की पावर b है तो a बेस में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेस। log ऑफ c एट द बेस ऑफ a इज इक्वल टू b, ये होता है log का कन्वर्जन। इसको आप इस तरह से और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब ये log जो होता है दो तरह के बेस पे कैलकुलेट होता है। एक होता है log एट द बेस ऑफ e और एक होता है log एट द बेस ऑफ 10। देखिए इसको, और इसको आप कई बार ln x भी लिखते हैं, जो मैंने यहां लिखा था ln x इज इक्वल टू log x एट द बेस ऑफ e। और इसको आप कई बार log x भी लिख देते हैं। कोई बेस नहीं है तो हम 10 बेस मान सकते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मैथ्स में उल्टा चलता है, वो मैथ्स वाले सर कभी पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। ln लिखा है तो e की बेस, कुछ नहीं लिखा है तो 10 की बेस होती है। आइए, log e x
इसको अगर आपको 10 की बेस में चेंज करना है तो इसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा log x एट द बेस ऑफ 10। देखिए इधर ये e की बेस पे था, इसको मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ e बेस थी, यहाँ बेस मैंने हटा दिया, तो कौन सा बेस हुआ होगा? और लिखिए, कुछ वैल्यूज में लिखा देता हूं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 होता है 0.02060, log 5 होता है 0.6990, log 1 किसी भी बेस पर 0, ऑलवेज एट एनी बेस, किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 मानी जाती है, फिक्स है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है। मैं बताऊंगा आपको अभी कुछ चीजें। log 10 ये होता है 1, log 100 ये होता है 2, तो बताओ log 1000 कितना हुआ? 3। लिख लीजिए। log a की पावर b, इसको आप लिख सकते हैं b log a, log a इंटू b, इसको आप लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a अपॉन b, इसको आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। इधर देखिए, log a माइनस log b, इसको लिखा मैंने log a अपॉन b। लिखिए इसको। अब जैसे मैं जनरली log 2 और 3 की वैल्यू याद रखता हूं। देखो याद करने के भी तरीके हैं, 2 है तो 3 आएगा, 3 है तो 4 आएगा, 5 है तो 6 आएगा। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की 0.4771, ये दो ही याद रखता हूं, बाकी की मैं याद नहीं रखता। ये वैल्यूज निकाली जाती है लॉग टेबल से देख करके, और लॉग टेबल देखने में आपको सिखाऊंगा बाद में। अब देखो, जैसे सपोज करो मुझे log 2 और log 3 की वैल्यू याद है, मैंने क्वेश्चन करा, मेरे पास आ गया log 4, मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं log 4 को कितने तरीके से लिख सकता हूं? log 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और फिर इसको लिख दूंगा log 2 प्लस log 2, है ना? या फिर मैं इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 2, तो a की पावर b, इसको मैं लिख सकता हूं 2 log 2, और log 2 की वैल्यू मैंने याद कर रखी है 0.3010, ये आ गया 0.6020। ये देखिए, सपोज करो मुझे log 5 की वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं याद है, तो मैं log 5, अब log 5 को क्या लिख सकता हूं? log 10/2, अब फिर इसको चेंज कर दूंगा log 10 माइनस log 2 में। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको माइनस करोगे तो 0.6990 आ जाएगा। ये log 5 की वैल्यू भी आ गई। log 15 निकालना है, या log, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 5 इंटू 3, फिर क्या लिख दूंगा? log 5 प्लस log 3। अब log 5 की वैल्यू याद है तो रख दो, नहीं है तो फिर ऐसे निकालो, तो 0.6990 प्लस 0.4771 जोड़ करके देख लो कितना आ रहा है। 16167 भूल गया, ऑलमोस्ट इतना नहीं, 50 है ना, 10 से 12, तो 1.17 आएगा कुछ। ऑलमोस्ट इतना, देखना जरा। ठीक है, तो
इस तरह से ये वैल्यूज निकाली जाती है। लिख लीजिए एक दो एग्जांपल, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। कोई ऐसी आ गई log 7.354 का देखना है तो फिर वो टेबल से देख पाओगे आप कि सर इसका क्या फायदा है। फायदा मैं बताता हूँ, है बहुत सारे, पूरी टेबल बनाई है, पूरी अलग से मैथ सही है, मैंने इसलिए बेसिक बताया आपको। अब आपके पास आ जाए 10 की पावर 2.3 इज इक्वल टू एक्स, तो बताइए x क्या है c। तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ x 10 2.3। अब टेबल में देख लीजिए किसकी वैल्यू 2.3 आती है, वही आपका आंसर है। मिलती है, लॉग बुक भी मिलती है, आपकी बुक के पीछे भी होती है। तो ये यहां काम आता है, फाइंड x फ्रॉम टेबल, इसलिए लॉग काम आता है। सोचा था कभी जिंदगी में? लिखो, फिर सोचा नहीं तो सोचो अभी। है इब्तदा इश्क़ होता है क्या? वो जो लिखा होता है इतनी बड़ी बड़ी टेबल है। हाँ हाँ, तो आज आगे चल गए हो तुम, आ जाओ। आइए, तो मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना सिखा दिया है। उसमें ये छोटी सी चीज आई थी तो मैंने आपको अलग से पढ़ा दी है। तो आइसोथर्मल हो गया, आगे लिखिए आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें भी दो हैं, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का फॉर्मूला वही है, एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी, और इसमें डिपेंडिंग कि प्रेशर की इक्वेशन क्या दे रखी है उस हिसाब से निकलेगा, अदरवाइज ये नहीं निकलता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या दे रखा है आपको? दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 2v1 2 ऐसे करके कुछ देगा, तब निकल सकता है। तो आपके लेवल पर ये नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इरिवर्सिबल आएगा जिसका फॉर्मूला आपको ये लिखना पड़ेगा। अब जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कराता हूं तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है इस तरह से, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस का कर्व ऐसा बनेगा। अब आपको मैं कह दूं कि ये चीज किसको बताती है, एरिया अंडर द कर्व किसको बताता है? कैसे पता करते हैं किसी कर्व में एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा? मैं आपसे बोलूं एक कर्व है y और x के बीच में, इसका स्लोप किसको बताता है? कुछ भी, मैथमेटिकल टूल पढ़ा नहीं क्या? dy बाई डी एक्स, y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी से पता लग जाएगा। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का कर्व है, मैं पूछूं इसका स्लोप किसको बताता है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड को बताता है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड को बताएगा। आपसे बोले एरिया किसको बताता है, तो s इंटू टी। पढ़ाई नहीं आपने मैथमेटिकल टूल? जाकर के देखना 1.5 घंटे का लेक्चर दोबारा है, वहां सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? एरिया निकालिए, प्रेशर, ये क्या है P इंटू वी, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी कि वर्क। तो अगर आपको कर्व दे दे और आपसे बोले वर्क कैलकुलेट करो तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। लिख लीजिए, सुमित सिसोदियाज वर्ल्ड ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल खोलना और उसमें मैथमेटिकल टूल्स देखना क्लास 11th में, और एक बार कंप्लीट करना उसको। हो सकता है आपको फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया हो, बट एक बार उसको भी देख लेना। लेकिन अगर ये वेरिएबल है, सपोज करो ये कोई कर्व है पीवी कर्व, अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो एरिया निकलेगा ये वर्क को बताएगा, ठीक है। तो वर्क डन आपका निकलता है पी एक्सटर्नल डीवी, यहां पे छोटा सा सेगमेंट मानना पड़ेगा डीवी का,
या आप देखोगे कर्व तो पता लग जाएगा आपको, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, छोटे छोटे करके इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। ये V1 मान लो यहाँ तक V2 है, तो V1 से V2 कर्व 0 से W, तो वो सब आप पढ़ोगे मैथमेटिकल टूल में आ जाएगा। तो बाकी आइसोबैरिक प्रोसेस में हम इरिवर्सिबल का निकालते हैं, रिवर्सिबल का नहीं निकालते हैं। अगर कर्व दे दे और वर्क की बातें करे तो एरिया अंडर द कर्व निकाल के बता देना कि ये आएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अगला करिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालूं? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। 70 बार लिखा दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 आएगा। पढ़ाया नहीं इतनी बार कि जब तक वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तब तक वर्क डन आ ही नहीं सकता है। क्या फायदा पढ़ाने का? कहानी सुन के चले जाओ और आ जाओ वैसे के वैसे उठ करके। क्लास अटेंड करने का भी तरीका होता है। एडियाबेटिक सिलेबस में नहीं है इसलिए वो नहीं कराऊंगा। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक तीनों का वर्क मैंने बता दिया है। अगला हम डील करेंगे हीट के बारे में।